हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि IQ शो। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल महीने के थर्ड वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ पर हम लोग 15 से लेकर के 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं उनको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और अंत तक देखना है। इसमें हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं पिछले एक सप्ताह से। यहाँ पर आपको बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 14 अप्रैल तक के जो करंट अफेयर्स है उसको वीकली की 2 वीडियोस के अंदर कवर किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको ज़रूर देखें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है, भारतीय सेना के अगले अध्यक्ष कौन होंगे? तो हमारी जो इंडियन आर्मी है अभी के समय आपको पता होगा उसके अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। लेकिन जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं ये इसी अप्रैल महीने के एंड में रिटायर होने वाले हैं। तो उसके बाद कौन होंगे इंडियन आर्मी के प्रमुख? इनका नाम है मनोज पांडे। मनोज पांडे आज के समय लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो हैं ये आज के समय इंडियन आर्मी में उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। तो ये मनोज मुकुंद नरवाने के बाद भारतीय सेना के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी के 29वें अध्यक्ष होंगे, ये भी आपको याद रखना है। EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसको नामित किया गया है? तो अर्नस्ट एंड यंग यानी कि EY ये लंदन स्थित एक संस्था है और इसी के द्वारा हर साल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि साल की सर्वश्रेष्ठ उद्यमी कौन रही? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया है फाल्गुनी नायर को। फाल्गुनी नायर जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भारत की प्रमुख उद्योगपतियों में से एक हैं और ये नाइका कंपनी के संस्थापक और आज के समय CEO भी हैं। नाइका जो है ये एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो कि ब्यूटी और फैशन प्रोडक्ट्स बेचती है। तो इसकी जो CEO हैं और जो फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, इन्हीं को 2021 के लिए EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन कंप्लीट करने वाले जो भारत के दूसरे बैट्समैन बने हैं ये हैं रोहित शर्मा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो रोहित शर्मा से पहले किसने किया है? तो वो है विराट कोहली। विराट कोहली जो हैं ये भारत के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने T20 के अंदर 10,000 रन कंप्लीट किए थे और अब दूसरे बन गए हैं रोहित शर्मा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में T20 के अंदर सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं तो वो हैं क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए खेलते हैं और ये लगभग 14,000 से भी ज़्यादा रन बना चुके हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी 2021-22 का आयोजन किस शहर के अंदर किया जा रहा है? तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो संतोष ट्रॉफी है ये फुटबॉल के अंदर एक टूर्नामेंट होता है। ये कई बार डायरेक्टली भी पूछा गया है। तो संतोष ट्रॉफी 2021-22 सीजन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर हो रहा है? केरल के मलप्पुर में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि पिछले 2 सालों से संतोष ट्रॉफी का आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन उससे पहले जब 2018-19 सीजन हुआ था तो उसको जीता था सर्विसेज टीम ने। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अभी जो नया सीजन हो रहा है 2021-22 ये मई महीने तक चलेगा, उसके बाद इसके रिजल्ट आएंगे तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नितिन गडकरी के अनुसार भारत का सड़क बुनियादी ढांचा किस वर्ष के अंत तक अमेरिका के समान हो जाएगा? तो भारत के जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं यानी कि नितिन गडकरी, इन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो सड़क बुनियादी ढांचा है ये सन 2024 के एंड तक अमेरिका के समान हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? तो पुरुषों का जो हॉकी विश्व कप होता है इसका नेक्स्ट एडिशन होने वाला है सन 2023 में यानी कि अगले साल। तो ये जो टूर्नामेंट होगा इसका आयोजन करेगी विश्व हॉकी महासंघ यानी कि FIH और इसकी मेजबानी भारत को दी गई है। भारत में कहाँ पर होगा? भारत के ओडिशा राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ओडिशा में ये कहाँ पर होगा? तो ओडिशा के 2 शहरों के लिए को इसके लिए चुना गया है। एक तो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो कि यहाँ की कैपिटल है, और दूसरा है राउरकेला। राउरकेला, तो भुवनेश्वर और राउरकेला इन 2 शहरों को चुना गया है। भुवनेश्वर के अंदर आपको पता होगा कलिंग स्टेडियम है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा।
इसके अलावा राउरकेला में एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। आपको पता है बिरसा मुंडा भारत के एक आदिवासी नेता हैं, तो इन्हीं के नाम पर एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है राउरकेला में, जो कि जिसकी क्षमता होगी 20,000 दर्शकों को संभालने की। और इस तरीके से ये पूरे भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन जाएगा। तो इस स्टेडियम के बारे में अलग से भी आपके एग्जाम में पूछा सकता है कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो है ये कहाँ पर बन रहा है। ये राउरकेला ओडिशा के अंदर बनाया जा रहा है। हाल ही में किस कंट्री ने आयरन बीम लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो जिस तरीके से आपने आयरन डोम सुना होगा, आयरन डोम जो है ये इजराइल की एक रक्षा प्रणाली है, उसी तरीके से आयरन बीम नाम की एक लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल ने। यहाँ पर आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से ये काम करेगा। जो आयरन बीम है इसमें से लेजर बीम निकलेगी और इसकी रेंज में आने वाले रॉकेट, मोर्टार, इसके अलावा ड्रोन, मिसाइल्स, इन सबको ये आसानी से नष्ट कर सकता है। और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको इजराइल ने विकसित किया है। इजराइल की जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड। इजराइल की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है न्यू शेकल, और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है नफ्ताली बेनेट, और इन्होंने ही इस आयरन बीम के सफल परीक्षण की जानकारी दी। हाल ही में किस मंत्रालय ने उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो उत्सव पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है भारत के पर्यटन मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये उत्सव पोर्टल क्या है। उत्सव पोर्टल जो है इसके ऊपर भारत के अंदर अलग अलग हिस्सों में जो भी कार्यक्रम, जो भी समारोह, जो भी त्यौहार आयोजित किए जाते हैं उनकी जानकारी इस उत्सव पोर्टल के ऊपर दी जाएगी ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। आपको पता होगा हाल ही में भारत के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जिसको नाम दिया गया था अमृत समागम। ये मैंने आपको पिछले वीक की वीडियो में बताया था। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में अमृत समागम नाम से पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था, और इसी सम्मेलन के दौरान भारत के जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं यानी कि जी किशन रेड्डी, उन्होंने इस उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में सीनियर लेवल की नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया गया है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि इसमें जो पुरुषों का इवेंट हुआ था, यानी कि पुरुषों की जो बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई, उसको किसने जीता है। तो मेल के अंदर इसको जीता है तमिलनाडु की टीम ने, और जो महिलाओं का इवेंट हुआ था वुमेन्स टूर्नामेंट, उसको जीता है रेलवेस्ट की टीम ने। तो इतनी ही बातें आपको इस टूर्नामेंट के बारे में याद रखनी है। यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि पुरुष वर्ग में इस बार की बास्केटबॉल चैंपियनशिप कौन सी टीम ने जीती है। आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, और अगर महिलाओं का पूछा जाता तो आंसर होता रेलवेज। हाल ही में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैगी के कारण किस कंट्री के अंदर 200 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था जिसका नाम था मैगी। ये मैगी नाम का चक्रवात है। ये चक्रवात तो काफ़ी वीक था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डेडली हो गया क्योंकि इसके आने के बाद काफ़ी मात्रा में भूस्खलन हुआ और यहाँ पर बाढ़ आई। इसके चलते यहाँ पर लगभग 200 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो चक्रवात मैगी कहाँ पर आया था। ये आया था फिलीपींस कंट्री के अंदर। फिलीपींस वही देश है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का समझौता किया है। तो फिलीपींस कंट्री के अंदर हाल ही में मैगी नाम का साइक्लोन आया जिससे लगभग 200 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, जहाँ पर आपको पता है एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय भी है, और फिलीपींस की जो करेंसी है यह है पीसो। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया 16 अप्रैल को। तो इस साल 16 अप्रैल को हनुमान जयंती थी, और उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गुजरात के मोरबी में। गुजरात के मोरबी के अंदर ये बनाई गई है। हनुमान जयंती के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है। आपको बता दूं कि मोरबी गुजरात के अंदर ये जो हनुमान जी की स्टैचू का अनावरण किया गया है, ये हनुमान जी 4 धाम परियोजना का हिस्सा है।
हनुमान जी चार धाम परियोजना के अंतर्गत देश के चारों ही दिशाओं में 4 हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। जैसे कि जो सबसे पहली मूर्ति स्थापित की गई थी वो थी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जो पहली मूर्ति थी उसको स्थापित किया गया था। उसके बाद अभी जो सेकंड मूर्ति है ये गुजरात के मोरबी के अंदर स्थापित की गई है, यानी कि ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम। फिर इसके बाद दक्षिण में रामेश्वरम के अंदर तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी और पूर्व में भी इसी तरीके से एक स्टैचू का अनावरण किया जाएगा। अभी उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। तो इस तरीके से हनुमान जी चारधाम परियोजना के अंतर्गत हनुमान जी की 4 मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटा करके कितने % कर दिया है? तो फ्रेंड, जो मौजूदा वित्त वर्ष चल रहा है, वित्त वर्ष 2022-23, जो कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, इसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट होगी 8%। ये कहा है हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने। हालांकि आपको बता दूं, वर्ल्ड बैंक ने इससे पहले 8.7% का अनुमान दिया था, लेकिन अब इस अनुमान को घटाकर कर दिया है 8%। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसके चलते तेल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जो है ये 8% दिया है, ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है। इसके आज के समय जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मैल्पस, जो कि अमेरिका के ही व्यक्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो यहाँ पर देखिए, जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है यानी कि IMF, इसने भी मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। IMF ने इससे पहले बोला था 9% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने इसको घटाकर कर दिया है 8.2%। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अगर हम IMF की बात करें तो IMF का हेडक्वार्टर भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही है। इसमें आपको 3 प्रमुख व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। सबसे पहला, इसकी जो मेन हेड हैं जिनको बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसमें जो दूसरा सबसे ऊंचा पद होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का, उस पद पर आज के समय एक भारतीय मूल की व्यक्ति है जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। इसके अलावा जो IMF के मुख्य अर्थशास्त्री हैं यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका नाम है पियरे ओलिवियर, जो कि फ्रांस के व्यक्ति हैं। तो IMF ने भारत का जो अनुमान है ये 8.2% कर दिया है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए IMF ने अनुमान दिया है 8.2% और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान दिया है 8%। वहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए IMF ने अनुमान दिया है 3.6% और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान दिया है 4.1%। तो ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रसिद्ध समाज सेविका बिल्किस ईदी का निधन हो गया, ये किस देश से थी? तो यहाँ पर आप जिनको देख पा रहे हैं बिल्किस ईदी, ये पाकिस्तान की एक प्रसिद्ध समाज सेविका थी। इन्होंने ईदी फाउंडेशन नाम से पाकिस्तान के अंदर एक संगठन की स्थापना की थी जिसकी ये खुद हेड भी थी। तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर समाज सेवा का काम किया है और इसके चलते 1986 के अंदर इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। साथ ही जो सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड होता है वो भी 2015 के अंदर इनको दिया गया था। तो पाकिस्तान की मशहूर समाज सेविका बिल्किस ईदी का हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कंट्री है जो कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो जिस तरीके से क्रिकेट का विश्व कप होता है उसी तरीके से स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप भी 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछली बार ये आयोजित किया गया था सन 2019 के अंदर। 2019 के अंदर इसका आयोजन किया गया था, उस वक्त ये हुआ था लंदन के अंदर। और इस बार जो 2023 में क्रिकेट विश्व कप होने वाला है, आपको पता है क्रिकेट का जो नॉर्मल वर्ल्ड कप है वो भी भारत के अंदर ही होगा 2023 में। तो ये जो टूर्नामेंट है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये भी भारत के अंदर ही आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव द चिल्ड्रन और स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड, इन 2 संस्थाओं के द्वारा मिल करके इस स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन होने वाला है भारत के अंदर। किस राज्य की सरकार ने पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरू करने की अनाउंसमेंट की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। तो फ्रेंड, जो उत्तराखंड राज्य है इसने हाल ही में एक नई योजना शुरू करने की घोषणा करी है जिसका नाम होगा हिम प्रहरी योजना। इस योजना के अंतर्गत जो उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक हैं और जो राज्य के युवा हैं
उनको बॉर्डर एरियाज में बसाया जाएगा। बेसिकली इस योजना का मेन मकसद है कि उत्तराखंड में जो पलायन हो रहा है उसको रोकना, यानी कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो उत्तराखंड में ही रहें। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत करने की अनाउंसमेंट की है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, जो उत्तराखंड राज्य के पूर्व सैनिक और जो राज्य के युवा हैं उनको बॉर्डर एरियाज में जो जिले हैं वहां पर बसने में उनकी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तराखंड राज्य ने हिम प्रहरी योजना तैयार की है। उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अंबेडकर जयंती के अवसर पर लॉन्च की गई पुस्तक द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये किताब किसने लिखी है? तो अंबेडकर जयंती जो कि हर साल 14 अप्रैल को मनाई जाती है, भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। तो इसी अवसर पर इस साल एक बुक लॉन्च की गई जिसका टाइटल है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए प्ले फॉर चिल्ड्रेन ऑन ह्यूमन राइट्स। तो ये जो किताब है ये भीमराव अंबेडकर जी के बचपन से लेकर के देश के पहले कानून मंत्री बनने तक और भारत का संविधान लिखने तक का जो उनका सफर है उसके बारे में बताया गया है। तो इस किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है राजेश तलवार ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अंबेडकर जयंती की बात हुई है तो आपको बता दूं कि भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती होती है यानी कि 14 अप्रैल, इसको अब से हर साल जो तमिलनाडु की सरकार है वो समानता दिवस के रूप में मनाएगी। ये चीज़ भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु की सरकार समानता दिवस के रूप में मनाएगी 14 अप्रैल को। हियर योरसेल्फ हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड, ये किताब किसने लिखी है? तो इस बुक के आप नाम से ही समझ सकते हैं कि लेखक ने इसमें क्या लिखा होगा। हियर योरसेल्फ यानी कि खुद को सुने, हाउ टू फाइंड पीस इन ए नॉइजी वर्ल्ड यानी कि इस शोरगुल भरी दुनिया में शांति कैसे तलाशें। तो आत्मचिंतन करने के ऊपर यह बुक लिखी गई है। इसको लिखा है प्रेम रावत ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा था? तो दोस्तों पूरे साल 2021 के अंदर दुनिया का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट था वो था हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट। और ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका के अंदर। जो एयरपोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल है इसने हाल ही में 2021 के 10 सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट निकाली, जिसमें से 8 एयरपोर्ट तो अमेरिका के थे और 2 एयरपोर्ट चाइना के थे। भारत का यहाँ पर कोई भी शामिल नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से किस भारतीय शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता मिली है? 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के 2 शहरों को मान्यता मिली है, क्योंकि इन दोनों ही शहरों ने यहाँ के जो अर्बन फॉरेस्ट हैं यानी कि जो शहरी जंगल हैं उनको बनाए रखने में प्रतिबद्धता दिखाई है। ये 2 शहर कौन कौन से हैं? एक तो है मुंबई और दूसरा है हैदराबाद। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। आपको बता दूं जो हैदराबाद शहर है तेलंगाना की राजधानी, इसको 2020 में भी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया था। यानी कि हैदराबाद को लगातार दूसरी बार और मुंबई को पहली बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। ये जो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी जाती है इसको यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO और आर्बर डे फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये मान्यता दी जाती है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो दुनिया का पहला कंट्री जिसने वाइल्ड एनिमल्स को लीगल राइट्स दिए हैं ये कंट्री है इक्वाडोर। इक्वाडोर आपको पता है दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ की राजधानी है क्विटो और यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो ये वो पहला कंट्री बना है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। यानी कि इस कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों का मालिक नहीं बन सकता है। इनमें से किस कंट्री ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है? तो फ्रेंड्स जूनियर लेवल की जो महिलाओं का हॉकी वर्ल्ड कप होता है इसका आयोजन हाल ही में किया गया है। ये टूर्नामेंट वास्तव में 2021 के अंदर ही हो जाना था, दिसंबर महीने में दक्षिण अफ्रीका के अंदर। लेकिन क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट देखा गया था जिसका नाम था ओमिक्रॉन, और उसी के चलते इसको टाल दिया गया था उस वक्त। और अभी 1 से लेकर के 12 अप्रैल तक इसका आयोजन किया गया है। तो अब यहाँ पर 2-3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पहला, ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ? तो अभी मैंने आपको बताया साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। दूसरा, इसको जीता किसने है? इसको जीता है नीदरलैंड की टीम ने। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नीदरलैंड ने यहाँ पर फाइनल में हराया था जर्मनी की महिला टीम को।
और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम गई थी उसकी कप्तान कौन थी। तो याद रखिए इस टूर्नामेंट के अंदर भारत की टीम की कप्तानी की थी शालीमा टेटे ने। शालीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम गई थी। हालांकि भारतीय टीम यहाँ पर जीत नहीं पाई, नीदरलैंड ने इसको जीता है। भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य के अंदर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। वन हेल्थ प्रोजेक्ट क्या है, तो जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसके अंदर सभी चीज़ों के स्वास्थ्य में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि एनवायरनमेंट, एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल, क्योंकि सभी इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर इनमें से किसी भी एक का स्वास्थ्य खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पर पड़ता है। जैसे कि एनिमल्स का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो उससे इंसानों के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही एनवायरनमेंट पर अगर कोई नुकसान होता है तो उसका प्रभाव इंसानों पर भी पड़ेगा। तो इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, इन सभी के स्वास्थ्य में सुधार पर जोर दिया जाएगा। तो इसी को नाम दिया गया है वन हेल्थ प्रोजेक्ट। और इसका जो पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि अभी शुरुआती चरण में इसको लॉन्च किया गया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। कोई भी योजना जब अपने शुरुआती स्टेज में होती है तो उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। तो अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोजेक्ट जो है इसको शुरू किया गया है उत्तराखंड राज्य के अंदर। अगर ये सफल रहता है तो फिर इसको देश भर में भी लागू किया जाएगा। तो इसको किसने लॉन्च किया है ये भी आपको याद रखना है। भारत का जो पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय है उसी के अंतर्गत एक विभाग है पशुपालन और डेयरी विभाग, उसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इस मंत्रालय में भारत के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में किसे एक बार फिर से अपॉइंट कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ये भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके विकास के लिए काम करता है। अभी तक इसके अध्यक्ष थे इकबाल सिंह लालपुरा और एक बार फिर से इन्हीं को अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसको 1993 के अंदर स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भारत के अंदर कितनी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है, तो आपको बताना है टोटल 6 कम्युनिटीज़ ऐसी भारत में हैं जिनको अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। इनके नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। तो ये 6 कम्युनिटीज़ हैं भारत के अंदर जिनको माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ डिक्लेयर किया गया है और ये बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992 के अंदर। और इसी एक्ट के तहत इसके एक साल बाद 1993 में यह कमीशन भी बनाया गया था। तो ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगर हम 2011 के जनगणना की बात करें तो भारत के अंदर टोटल जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ की संख्या है ये है पूरे देश की आबादी की 19.3%। अब इसमें से भी सबसे ज़्यादा है मुस्लिम्स 14.2%, फिर इसके बाद क्रिश्चियंस इनकी संख्या है 2.3%, सिख की संख्या है 1.7%, बौद्ध कम्युनिटी की संख्या है 0.7%, जैन कम्युनिटी की संख्या है 0.4% और पारसी समुदाय की संख्या है 0.006%। तो इस तरीके से भारत के अंदर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं इनके बारे में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हाल ही में एक आईआईटी संस्थान के साथ में समझौता किया गया है। और ये आईआईटी संस्थान कौन सा है, ये है आईआईटी मद्रास, जो कि आपको बताए तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो ये अपना डे मनाती है हर साल 8 अक्टूबर को। और भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं आज के समय उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। यूक्रेन ने इनमें से किस मिसाइल से हमला करके काला सागर में तैनात रूसी बेड़े के प्रमुख पोत मॉस्कोवा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार है जब इतने बड़े किसी जहाज को समुद्र के अंदर डुबा दिया गया है। ये कौन सी जहाज है, इसका नाम है मॉस्कोवा। ये रूस का जहाज है जिसको काला सागर के अंदर तैनात किया गया था और ये रूस के द्वारा काला सागर में तैनात इसका यानी कि रूस का सबसे मेन शिप था। तो हाल ही में यूक्रेन ने इसके ऊपर मिसाइल हमला करके इसको समंदर के अंदर ही डुबा दिया है। तो ये कौन सी मिसाइल थी जिसका इस्तेमाल किया गया, इसका नाम है R360 नेपच्यून मिसाइल। R360 नेपच्यून मिसाइल जो कि यूक्रेन की है, ये एक एंटी शिप मिसाइल है।
जिसका इस्तेमाल समंदर के अंदर किसी भी जहाज को डुबाने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता है 300 किलोमीटर, यानी कि 300 किलोमीटर के रेंज में समंदर के अंदर अगर कोई भी शिप है तो उसको इसके जरिए नष्ट किया जा सकता है। डेनमार्क ओपन 2022 में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में डेनिस ओपन 2022 का आयोजन किया गया। ये डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट के अंदर भारत के एक तैराक हैं जिनका नाम है साजन प्रकाश। इन्होंने 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। सो इनका नाम आपको याद रखना है। वहीं इसी टूर्नामेंट के अंदर एक अन्य भारतीय तैराक है जिनका नाम है वेदांत माधवन। इन्होंने 1500 मीटर की जो फ्री स्टाइल स्पर्धा हुई थी उसके अंदर सिल्वर मेडल जीता है। तो इन दोनों खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखने हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसको विश्व विरासत दिवस भी बोलते हैं, ये मनाया जाता है हर साल 18 अप्रैल को। इसका मेन मकसद होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के जो विरासत यानी कि धरोहर स्थल हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करना, उनके संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस बार का जो वर्ल्ड हेरिटेज डे था इसकी थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम रखी गई है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी कि धरोहर और जलवायु। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अप्रैल महीने के 3rd वीक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं। 15 अप्रैल को मनाया गया विश्व कला दिवस यानी कि वर्ल्ड आर्ट डे। 17 अप्रैल को मनाया गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस। जो हीमोफीलिया है ये एक आनुवंशिक रोग होता है। इसके अंतर्गत ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है वो इस केस में नहीं बन पाता है। तो इस बीमारी के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए यह दिवस हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया 18 अप्रैल को मनाया गया है विश्व विरासत दिवस या फिर विश्व धरोहर दिवस। इस बार का विषय है हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी कि धरोहर और जलवायु। 19 अप्रैल को मनाया गया है विश्व लीवर दिवस या फिर इसी को विश्व यकृत दिवस भी बोलते हैं। यकृत यानी कि जो लीवर होता है ये मानव शरीर के पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर 20 अप्रैल को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस। आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उन्हीं में से एक है चीनी भाषा। तो चीनी भाषा का जो दिवस है ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 21 अप्रैल को मनाया गया सिविल सेवा दिवस यानी कि सिविल सर्वेंट्स डे। तो इस तरीके से अप्रैल महीने के 3rd वीक में जो इंपॉर्टेंट डेज थे ये आपको ध्यान रखने हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 16 अप्रैल को इनमें से किस मंत्रालय के द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू की गई। ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा क्या है? तो इसके अंतर्गत देश के दूर दराज के इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं वो देश के जाने माने जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह ले सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आम लोग हैं वो देश के बड़े डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, 16 अप्रैल के दिन भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा देश के 1 लाख स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा शुरू कर दी गई है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं यानी कि डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने इसकी शुरुआत की। 16 से लेकर के 27 अप्रैल तक किस शहर के अंदर 40वें हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है इसको भारत का जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है कि भारत के हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। तो इस हुनर हाट कार्यक्रम के अंदर भारत के जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, वो अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को लाकर बेचते हैं। तो अभी 10 दिनों तक 40वां हुनर हाट कार्यक्रम जो है इसका आयोजन किया जा रहा है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि इस 40वें हुनर हाट कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो याद रखिए इसका उद्घाटन किया है भारत के खेल और युवा मामलों के मंत्री यानी कि अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। इनमें से कौन सा देश राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स 2026 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसके लिए मेजबानी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया में एक राज्य है जिसका नाम है विक्टोरिया। तो विक्टोरिया के अंदर ही इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा।
इस कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के 54 कंट्रीज हैं, उन्हीं कंट्रीज के खिलाड़ी जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। तो भारत भी अपने खिलाड़ियों को इन कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भेजता है। यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये 4 साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं, यानी कि 2022 में भी इसका आयोजन होने वाला है। तो 2022 का जो टूर्नामेंट है ये कहाँ पर होगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो ये अभी जुलाई अगस्त में होने वाला है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जाएगा। 18 से लेकर के 22 अप्रैल तक सेना के शीर्ष कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आर्मी के जो कमांडर्स हैं उनका सम्मेलन साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार अक्टूबर में। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना की जो रणनीति है उसके ऊपर चर्चा की जाती है। तो अप्रैल महीने में अभी जो इसका आयोजन हुआ है, इसका आयोजन किया गया राजधानी नई दिल्ली में। 21 अप्रैल 2022 को गुरु तेग बहादुर जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया है? तो गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। आपको पता होगा सिख धर्म के अंदर टोटल 10 गुरु हुए हैं, तो उन्हीं में से जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, इनका हाल ही में 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। सिख गुरुओं का जो जन्म दिवस होता है उसी को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी का 21 अप्रैल को 400वां प्रकाश पर्व मनाया गया है। आपको पता होगा गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था। और इसी के चलते हाल ही में 20 और 21 अप्रैल को लाल किले के प्रांगण में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसको प्रदान किया गया? तो कुष्ठ रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2021 के विनर्स को हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ये पुरस्कार दिए हैं। इसमें जो व्यक्तिगत श्रेणी है यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी, इसमें विजेता बने हैं डॉक्टर भूषण कुमार। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गांधी प्राइज फॉर लेप्रोसी 2021 के लिए हाल ही में अनाउंस किया गया, और भारत के जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं इन्होंने डॉक्टर भूषण कुमार जो कि चंडीगढ़ से हैं और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात के अंदर बेस्ड है, इन दोनों को यह सम्मान दिया गया। यानी कि इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर दिया गया है डॉक्टर भूषण कुमार को, और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट जो कि गुजरात के अंदर बेस्ड है। इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने कुष्ठ रोग के बारे में लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाई, साथ ही में जो लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित थे उनकी देखभाल के लिए जो भी संभव था वो किया। तो इसीलिए इन दोनों को ये सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार जिस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है उसका नाम है गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन। लेप्रोसी की अगर आप बात करें यानी कि कुष्ठ रोग की, तो इसको हैंसेन डिसीज भी कहा जाता है, और ये जिस बैक्टीरिया के चलते होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के हरित प्रभाव की निगरानी करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है? सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है इसका पूरा नाम है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इस पर 8300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि 8300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसके जरिए दिल्ली से देहरादून यानी कि भारत की जो राजधानी है दिल्ली, यहाँ से लेकर के उत्तराखंड की जो विंटर कैपिटल है देहरादून, यहाँ तक एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, और इस एक्सप्रेसवे की लंबाई होगी 210 किलोमीटर। इसके बन जाने से दिल्ली और देहरादून का जो सफर है ये 6 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में ही कवर हो जाएगा। आपको पता होगा, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते होंगे, तो दिसंबर 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव रखी थी। तो दिल्ली और देहरादून के बीच में ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, इसके चलते जो एनवायरनमेंट है उस पर कोई नुकसान न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाने हेतु हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है। इस समिति के अध्यक्ष बने हैं चंद्र प्रकाश गोयल। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है जिसके अध्यक्ष हैं चंद्र प्रकाश गोयल, और इस समिति का काम ये होगा, ये बेसिकली उपाय सुझाएगी कि इस कॉरिडोर के बनने से पर्यावरण को नुकसान ना हो। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किस शहर के अंदर किया गया है, जिसको GIZ द्वारा डिजाइन किया गया? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम
ये अनवील किया गया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। इस तरीके से कोई भी एक अकेला व्यक्ति भी इसको कहीं भी इंस्टॉल कर सकता है। तो ये भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम है और इसको डिजाइन किया है एक जर्मनी की कंपनी में जिसका नाम है GIZ। जर्मन कंपनी GIZ ने इसको डिजाइन किया है। अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने प्रमुख निकायों के लिए चुना गया है? आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर टोटल 6 अंग हैं और उन्हीं में से एक का नाम है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट में बोलते हैं इकोसॉक। इस संस्था के अंदर टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर को 3-3 साल के लिए चुना जाता है। यहाँ पर आपको बता दूं कि आज के समय भारत भी इसका एक मेंबर है। भारत को 2022 से लेकर के 2024 यानी कि 22, 23 और 24 इन 3 साल के लिए इस संस्था में एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब क्योंकि भारत इस समय इसका एक मेंबर है तो ऐसे में इसके 4 प्रमुख निकायों का अध्यक्ष भारत को चुना गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया गॉट इलेक्टेड टू 4 UN इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक बॉडीज। तो ये 4 बॉडीज कौन कौन सी हैं? कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इसको मैं आपको एक बार हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले है कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो इस संस्था का आयोग है उसके लिए भारत को चुना गया है। दूसरा, सामाजिक विकास के लिए इस संस्था का जो आयोग है उसके लिए भारत को चुना गया है। इसके अलावा 2 समिति के भी अध्यक्षता भारत को दी गई है, जैसे कि कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि दुनिया भर में जो NGOs हैं उसके लिए जो समिति है उसका अध्यक्ष भी भारत को बनाया गया है। साथ ही इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित जो कमेटी है उसका भी अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेट पोलरैक्स 8 इनमें से किस भारतीय बल के द्वारा आयोजित किया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसने हाल ही में एक नेशनल लेवल का पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज किया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नेट पोलरैक्स, यानी कि नेशनल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। और ये जो इस बार अभ्यास हुआ है ये इसका 8वां संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो याद रखिएगा गोवा के अंदर जो मार्गोगांव पोर्ट है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड के इस साल नए महानिदेशक भी बने हैं। इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र कुमार पठानिया। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए किस स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की अनाउंसमेंट की है? तो सीमा सड़क संगठन यानी कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत के अंदर सीमावर्ती इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर सड़कें बनाने का काम करता है। ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो इसलिए हाल ही में अनाउंस किया है कि हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने के लिए एक सुरंग बनाई जाएगी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। ये सुरंग बनाई जाएगी सिंकुला दर्रे पर। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो सिंकुला दर्रा है यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति जिला है वहां से लेकर के लद्दाख के अंदर जो जंस्कार रेंज है वहां तक ये सुरंग बनाई जाएगी। तो इससे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आपको बता दूं कि ये जो सुरंग बनेगी ये 16,580 फुट की ऊंचाई पर बनाई जाएगी और इस तरीके से ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये जिस प्रोजेक्ट के तहत इस सुरंग को बनाएगा उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट योजक। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव जो है ये मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने शुरू किया था। इसको इन्होंने निमहांस जो बेंगलुरु के अंदर बेस्ड संस्था है उसी के सहयोग से शुरू किया था। तो अब इस इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कर्नाटक के मशहूर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किस युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित रेगजाविक ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है?
तो रेक्जाविक ओपन 2022 जो है ये एक शतरंज का टूर्नामेंट था जिसका आयोजन किया गया है आइसलैंड के अंदर, और इस टूर्नामेंट को भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने जीत लिया है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में आपको पता होगा आर प्रज्ञानंदा ने जो वर्ल्ड चैंपियन है शतरंज के अंदर मैग्नस कार्लसन, उनको भी एक ऑनलाइन टूर्नामेंट के दौरान हरा दिया था और उसी के चलते ये न्यूज़ में आए थे। तो इन्होंने हाल ही में रेक्जाविक ओपन 2022 शतरंज टूर्नामेंट भी जीत लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 48वीं ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। तो ला रोडा इंटरनेशनल ओपन जो है ये भी एक शतरंज टूर्नामेंट है और इसका आयोजन किया गया था हाल ही में स्पेन के अंदर। तो इसको भी एक भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है जिनका नाम है डी गुकेश। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो डी गुकेश हैं और आर प्रज्ञानंदा हैं ये दोनों ही तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में किस टीम ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है? तो फ्रेंड्स हाल ही में सीनियर लेवल की पुरुषों की राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। यहाँ पर भी आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और अगर आपसे ये पूछें कि इसको जीता किसने है, तो इसको जीत दिया है हरियाणा की टीम ने। हरियाणा की टीम ने यहाँ पर फाइनल में हराया तमिलनाडु की टीम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं चैंपियन बनी है हरियाणा की टीम। किस भुगतान कंपनी को प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बनाया गया है? तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित एक संग्रहालय बनाया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री संग्रहालय, और ये नई दिल्ली के 3 मूर्ति स्टेट में बनाया गया है और इसको बनाने में लगभग 271 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो ये जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है, अब इसका आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार बन गया है पेटीएम। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पेटीएम भारत के अंदर बेस्ड एक डिजिटल भुगतान कंपनी है जो कि न केवल भारत बल्कि कनाडा और जापान कंट्री के अंदर भी ये अपनी सर्विसेज देता है। पेटीएम के जो फाउंडर हैं उनका नाम है विजय शेखर शर्मा और ये सन 2010 में इन्होंने पेटीएम की स्थापना की थी। आज के समय यही इसके सीईओ भी हैं। तो याद रखिए जो प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया गया है इसका ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर बन गया है पेटीएम। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को कितनी अवधि के लिए बढ़ा दिया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोविड-19 मरीजों के सबसे करीब रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और इसीलिए उनको कोविड-19 संक्रमण होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा होता है, तो उनके लिए एक बीमा योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत। इसके अंतर्गत जो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो कि कोविड-19 से निपटने में लगे हैं उनको 50 लाख रुपए का हेल्थ कवर प्रदान किया जाता है। 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो अभी क्या हुआ है, इस योजना को 6 माह के लिए यानी कि 180 डेज के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको शुरू किया गया था सन 2020 में। हुरुन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 के अंदर किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो हाल ही में हुरुन ने ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 जारी की है, यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं उनकी लिस्ट जारी की गई। इसमें जो नंबर 1 पर है ये है भारत के साइरस पूनावाला, यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं भारत के साइरस पूनावाला। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुरुन ने हाल ही में दुनिया के 10 सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है जिसमें नंबर 1 पर हैं भारत के साइरस पूनावाला। इनकी जो संपत्ति बताई गई है कुल संपत्ति यह है $26 बिलियन और इनकी जो मेन कंपनी है उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको बताएं साइरस पूनावाला जो है इन्होंने ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी जो कि पुणे के अंदर बेस्ड है और ये आज के समय विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी बन चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही भारत के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन को मैन्युफैक्चर किया है। और आपको ये भी बता दूं कि साइरस पूनावाला को इसी साल देश का जो तीसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म भूषण ये भी इनको दिया गया था। तो अभी इनको दुनिया के सबसे अमीर हेल्थ केयर बिलियनियर के रूप में इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के एक और व्यक्ति हैं टॉप 10 में जिनका नाम है दिलीप संघानी और ये शन फार्मास्यूटिकल कंपनी से जुड़े हैं। आईटी प्रमुख विप्रो ने भारत के लिए
कंट्री हेड के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो विप्रो जो कंपनी है ये भारत के अंदर बेस्ड एक प्रमुख आईटी कंपनी है और इन्होंने हाल ही में भारत के लिए अपना कंट्री हेड बनाया है सत्य ईश्वरन को। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स दुनिया का पहला जो क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड है इसको लॉन्च किया है नेक्सो और मास्टर कार्ड ने मिलकर। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्सो और मास्टर कार्ड। हाल ही में किस अरबपति ने 41 अरब डॉलर की राशि देकर सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर को खरीदने की पेशकश की है? तो ट्विटर जो कि अमेरिका की एक सोशल मीडिया कंपनी है, इसको हाल ही में विश्व के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं यानी कि एलॉन मस्क, इन्होंने 41 बिलियन डॉलर में खरीदने की पेशकश की है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपको बता दूं कि एलॉन मस्क के पास अभी के समय ट्विटर के अंदर 9.2% की हिस्सेदारी है, लेकिन ये पूरा 100% ट्विटर कंपनी को खरीदना चाहते हैं। हालांकि जो ट्विटर का बोर्ड है वो इसके लिए राजी नहीं है और इसी के लिए ट्विटर कंपनी ने पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी को अपनाया है ताकि जो एलॉन मस्क हैं उनके लिए ट्विटर कंपनी को खरीदना मुश्किल हो जाए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में तमिलनाडु के किस टेबल टेनिस खिलाड़ी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो नेशनल लेवल की टेबल टेनिस चैंपियनशिप होती है उसका 83वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? इसका आयोजन किया गया है मेघालय की राजधानी शिलांग में। तो मेघालय की राजधानी शिलांग में 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का हाल ही में आयोजन किया गया और इसी चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु के एक मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है दीन दयालन विश्व। ये भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलांग जाते समय जो मेघालय का री भोई जिला है वहां पर एक सड़क दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। तो याद रखिए तमिलनाडु के एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थे दीन दयालन विश्व, जिनकी सड़क दुर्घटना में हाल ही में मौत हो गई है। ये एक 18 साल के टेबल टेनिस खिलाड़ी थे तमिलनाडु के। स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी का नाम आपको बताना है जिसको 20 अप्रैल को मुंबई के अंदर लॉन्च कर दिया गया। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपको बता दूं कि भारत के अंदर स्कॉर्पियन श्रेणी की टोटल 6 पनडुब्बियां बनाई जानी है। ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं इनको भारत फ्रांस के सहयोग से बना रहा है। इस सीरीज को कलवरी क्लास सबमरीन भी बोलते हैं या फिर प्रोजेक्ट 75 भी इसको बोला जाता है। इस सीरीज के अंदर जो 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं इन सभी को बना रहा है मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई के अंदर बेस्ड है और इन सभी पनडुब्बियों का इस्तेमाल करेगा भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। यानी कि मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये टोटल 6 सबमरीन बनाकर देगा इंडियन नेवी को। तो इनमें से जो पहला पनडुब्बी थी उसका नाम था INS कालवरी और इसी के नाम पर कलवरी क्लास सबमरीन इस सीरीज का नाम रखा गया था। फिर उसके बाद दूसरी थी INS खांदेरी, तीसरी थी INS करंज, चौथी थी INS वेला। तो ये 4 पनडुब्बियां जो हैं ये तो कमीशन हो चुकी हैं, यानी कि इंडियन नेवी आज के समय इसका इस्तेमाल कर रही है। जो लेटेस्ट पनडुब्बी मिली थी भारतीय नौसेना को वो नवंबर 2021 यानी कि पिछले साल मिली थी। अब इसके अलावा जो 2 अन्य सबमरीन हैं उनको लॉन्च तो कर दिया गया है, लेकिन अभी इसके समुद्र में परीक्षण होंगे लगभग 2 साल तक और उसके बाद ही इसको भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए कमीशन किया जाएगा। 5वीं पनडुब्बी का नाम है INS वागीर और छठी पनडुब्बी का नाम है INS वाक्सीर। तो INS वागीर जो है इसको तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था और INS वाक्सीर जो है इसको अभी 20 अप्रैल 2022 को लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च करने का मतलब ये है कि यह बनकर तैयार हो चुकी है। अभी इसके सी ट्रायल्स होंगे यानी कि समुद्र में इसके परीक्षण होंगे, उसके बाद ही इसको भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा INS वाक्शीर, यानी कि इस श्रेणी की जो छठी और आखिरी पनडुब्बी थी ये भी बनकर तैयार हो चुकी है। इसको मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है। भारत के जो रक्षा सचिव हैं डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने इसको लॉन्च किया। निम्न में से कौन से स्थान पर पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोइरंग मणिपुर। तो मणिपुर में जो मोइरंग नाम की जगह है यहीं पर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग फहराया जाएगा उसकी टोटल हाइट होगी 165 फीट। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 165 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है ये मोइरंग मणिपुर के अंदर फहराया जाएगा। ये हाल ही में कहा है मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, उन्होंने।
19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर बनास डेयरी के नए प्लांट का उद्घाटन किया? तो आपको पता होगा हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात की यात्रा पर गए हुए थे और उस दौरान उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भारत के अंदर जो बनास डेयरी है इसके नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है बनासकंठा गुजरात में। गुजरात का जो बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर दियोदर नाम की एक जगह है और यहीं पर जो बनास डेयरी है इसके नए प्लांट का उद्घाटन किया गया है जिसकी प्रतिदिन की क्षमता होगी 30 लाख लीटर को प्रसंस्कृत करने की। यानी कि यहाँ पर हर दिन 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। तो पीएम नरेंद्र मोदी के इस गुजरात दौरे के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 से लेकर के 20 अप्रैल तक गुजरात का दौरा किया। इस दौरान ये गुजरात के कई सारे शहरों में गए। उनमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हूँ। 19 अप्रैल को ये बनासकंठा गए, जो गुजरात का एक जिला है बनासकंठा। यहाँ के दियोदर में जो बनास डेयरी कॉम्प्लेक्स है वहीं से इन्होंने कई सारे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ का इन्होंने शिलान्यास किया, यानी कि उनकी आधारशिला रखी। इन्हीं में से मैंने आपको एक परियोजना के बारे में बताया, यानी कि बनास डेयरी का जो नया प्लांट बनाया गया है दियोदर में उसका भी उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। फिर इसके बाद 19 अप्रैल को ही वो जामनगर गए। जामनगर एक अन्य जिला है गुजरात के अंदर। तो यहाँ से इन्होंने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। मैंने आपको बताया था कि WHO जो है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत का जो आयुष मंत्रालय है ये दोनों मिल करके गुजरात के जामनगर में एक वैश्विक केंद्र बनाएंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, यानी कि पारंपरिक औषधि के लिए। तो उसी की आधारशिला रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर मैं क्वेश्चन भी आगे कराऊंगा। फिर 20 अप्रैल को वो दाहोद गए और यहाँ पर इन्होंने आदि जाति महासम्मेलन में हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ से भी इन्होंने कई सारी विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। फिर इसके बाद वो गए गुजरात की राजधानी गांधीनगर और गांधीनगर में इन्होंने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन ये 3 दिनों का एक सम्मेलन था, तो इसका भी उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो अब देखिए इसी पर क्वेश्चन आपके सामने है। 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है? यानी कि जो पारंपरिक औषधि है उसके लिए दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर कहाँ पर बनाया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुजरात का जामनगर डिस्ट्रिक्ट। तो गुजरात के जामनगर में पारंपरिक औषधि के लिए दुनिया का पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसको भारत का आयुष मंत्रालय और जो WHO है ये दोनों मिल करके इसको स्थापित करेंगे। इस सेंटर को बनाने का मेन मकसद ये है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका इस्तेमाल लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किस तरीके से किया जा सकता है उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये सेंटर कहाँ पर बनेगा? गुजरात के जामनगर में। यहाँ पर आपको पिक्चर में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और ये हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और ये हैं WHO के वर्तमान महानिदेशक यानी कि डॉक्टर टेड्रोस अधनोम। तो इन दोनों लोगों की उपस्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इसकी आधारशिला रखने के समय जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और जो WHO के महानिदेशक हैं यानी कि डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है दोनों मिल करके दुनिया के पहले और वनली ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कर रहे हैं। अब अगला सवाल है 20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? अब 20 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए थे और इस दौरान इन्होंने एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 3 दिनों तक चला जिसका नाम था वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन यानी कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022 का आयोजन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो महात्मा मंदिर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इसमें भी जो WHO के महानिदेशक हैं और जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का मेन मकसद था कि जो भारत का आयुष क्षेत्र है उसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश को बढ़ावा देना और इनोवेशन यानी कि नवाचार को बढ़ावा देना। राइट, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये सम्मेलन हुआ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में।
और ये कौन है? ये हैं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किसे गुजराती नाम तुलसी भाई दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर टेड्रोस एधनोम। डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस इनका पूरा नाम है। तो ये अभी आपको बताए WHO के वर्तमान महानिदेशक हैं और ये भारत की यात्रा पर आए थे। तो इसी दौरान जो ये सम्मेलन हुआ था, ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट, तो इसका जब उद्घाटन समारोह था तो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के एंड में जो WHO के महानिदेशक हैं यानी कि टेड्रोस एधनोम, इनको एक गुजराती नाम दिया, तुलसी भाई। तो ये चीज़ हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो इसी इंटरेस्टिंग नोट के साथ ये सम्मेलन और आज का ये वीडियो भी समाप्त होता है। अब यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको बताना है। पहला सवाल यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस शहर के अंदर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। और दूसरा सवाल यह है कि कौन सा देश जो है ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी करेगा? तो इन दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर आपको बताने हैं। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 15 से लेकर के 21 अप्रैल यानी कि अप्रैल महीने के 3rd वीक के करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अन्य वीक की जो करंट अफेयर्स है उसके लिए यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। साथ ही मंथली करंट अफेयर्स को आप मंथली करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। हम लोग जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।